पाकिस्तान का बुरा प्रोडक्शन था उसके ऊपर उनके क्या ख्याल हैं। तो हेलो साकिब, हाउ आर यू? आई एम गुड साकिब, हाउ आर यू डूइंग? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान की जो माशाल्लाह खूबसूरत कल की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में? अब कुछ रह गया कहने को? एज एन एक्सपर्ट हम आपसे सुनना चाहते हैं। एज एक्सपेक्टेड जो स्क्वाड था उनका और जो कंडीशंस को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, और न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा है। मेरे ख्याल में वो हमारी कंडीशंस को बहुत बेहतर समझ रहा है, जो कि हमारी होम कंडीशंस हैं, लेकिन लगा ऐसा रहा है कि जैसे न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा हो, फुली प्रिपेयर्ड। एक एक बंदे को उन्होंने टारगेट किया हुआ था। ऑलरेडी वो 2 मैचेस पाकिस्तान से जीत चुके थे, तो प्रेशर पाकिस्तान पे था और उसको फुली यूटिलाइज किया। और अनएक्सपेक्टेडली या अनफॉर्चुनेटली हम वो परफॉर्म नहीं कर सके। जो उम्मीद थी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हम बेहतर खेले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आपको क्या लग रहा है कि कहां पे लैग कर रहा है पाकिस्तान? बैटिंग, मिडिल ऑर्डर में, या बॉलर्स जो हैं वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या चक्कर है? मेरा ख्याल जी सारे डिपार्टमेंट्स में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फील्डिंग। और उसकी शायद वजह बुनियादी ये है कि अगर आप इससे पहले के हमारे टूर्स देखें, जिसका आपके प्रोग्राम में कल भी कैसे साहब ने जिक्र किया था कि जिम्बाब्वे में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस हमने वनडे सीरीज जीती, और इसी तरह साउथ अफ्रीका में उनको 3-0 से हराया। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमारी टीम को मिला था, और उस कॉम्बिनेशन को सवाए सैम अयूब के अनफॉर्चुनेट इंजरी के कोई और जरूरत नहीं थी उसको चेंज करने की। उस सारे सेटअप को चेंज करके प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को लाया गया जो कि पिछले 1 साल से नहीं खेले। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसके बाद फिर टीम का क्या कॉम्बिनेशन रह जाएगा, क्या उनका इफेक्टिवनेस होगी, क्या उनका मोरल होगा। तो काफी इश्यूज चल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो क्रिकेट में जो है ना बहुत सारे पर्ची वाले लड़के आ गए हैं, जबकि आज मैं देख रही थी वसीम अकरम का बयान, उसने कहा जी इस लेवल पे पर्ची नहीं चलती है। आपका ख्याल है कि इस लेवल पे पर्ची नहीं चलती है? क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हम किस तरह वो बहुत ही अनफिट आजम खान को लेकर चले गए थे, तो पर्चियां तो चलती हैं जनाब, क्या ख्याल है आपका? नहीं, डेफिनेटली है जी, क्योंकि आप देखें ना, मुझे आप अगर हम इस बात को मान लें कि चलें इस लेवल पे ऐसे नहीं होता, तो फिर क्या जस्टिफिकेशन बनती है ऐसे नए प्लेयर्स को जो ये राइट बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट ले आए हैं? आपने अगर इन प्लेयर्स को कंसिडर भी किया था तो फिर कम से कम उनको कहीं मौका देते, इनको फिर भेजते इन टूर्स पे जहां बहुत टफ टूर्स थे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो लड़के खेल कर आते हैं, मेरे ख्याल में वो उनके एक टूर शायद हमारे डोमेस्टिक के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होता है। वो बड़े टफ टूर्स होते हैं। वहां लड़कों ने परफॉर्म किया, उनको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिली, और आपने फिर ऐसे प्लेयर्स को लिया जो किसी लोकल लीग्स में भी नहीं खेल रहे। तो अगर इसमें सिफारिश का या पर्चे का कोई आंसर नहीं है तो फिर क्या वजूहत हो सकती है? फिर वो बता दें कि किस वजह से लोग लेकर आए हैं। किन लड़कों का आप स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं, जिनको लेकर आए हैं और वो अच्छा नहीं कर रहे हैं? देखिए, 2 चेंजेस आई हैं उनमें। एक तो साउथ शकील को लेकर आए, वो तो खैर रेगुलर खेल रहा था, लेकिन उसकी कोई मेरे हिसाब से वो कोई वनडे का प्लेयर है नहीं। अब उसमें उसका कसूर नहीं है। आपने कल भी उसको अनफॉर्चुनेटली वो फखर जमान को जब इंजर्ड हुआ तो आपने उसको एज एन ओपनर भेज दिया, वो कभी ओपनर कभी आया ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब रन रेट में हमें ज्यादा चाहिए था, ये मेरे ख्याल उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती होती है जो आप उसको ऐसे कंडीशंस में ले आते हैं। तो एक सिर्फ साउथ शकील का गलत पोजीशन पे खेलना गलत है। दूसरा, ये फहीम अशरफ को लेकर आए हैं। फहीम अशरफ सबको पता है कहीं अरसे से टीम में नहीं था, लीग्स में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर तो या तो आप कहें ना कि किसी बाहर की लीग में वो गया है, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया तो उसको आप मौका दे रहे हैं, तो ठीक है, इट मेक सेंस। खुश दिलशाद कुछ हद तक थोड़ा सा उसका बनता है, क्योंकि थोड़ी लीग्स में उसकी परफॉर्मेंस थी, डोमेस्टिक भी अच्छा खेल रहे और इन मैचेस में भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। लेकिन बाकी प्लेयर्स का, स्पेसिफिकली फहीम अशरफ का, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस टीम में खेलने की। आपको क्या लगता है कि इन 2 की जगह कौन आ सकता था फिर? देखिए, आपके पास बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक लेफ्ट हैंडर अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में भी गया था, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, वो अच्छा खेल रहे थे, उसको ले आते आप। आपके पास अब्बास अफरीदी है, आप उसी को खिलाते, उसी को आप टूर पे लेकर भी गए हैं, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया।
स्पिनर्स में आपके पास आप कहते हैं जी कि जो नौमान अली और साजिद खान है, इनके पास वनडे का एक्सपीरियंस नहीं है। खेल रहे थे साजिद खान को कितना टाइम लगेगा अडेप्ट होने के लिए, वो अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर है। नौमान इज एक्सीलेंट स्पिनर। आपने इस ट्रैक्स पे अगर स्पिनर को अपराग के साथ एक बैकअप खिलाना ही था तो उन दोनों में किसी को ला सकते थे आप। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि टीम का सिलेक्शन जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें जो रिजवान था वो कह रहा था नहीं ये बिल्कुल ठीक है और हमारी बिल्कुल हम यूनाइटेड हैं और हम बिल्कुल एक एज अ यूनिट खेलेंगे। और क्या है, जब यूनिटी तो चलो ठीक है, अब कैप्टन ने कह दिया, लेकिन जब सिलेक्शन ठीक नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि लड़के बड़ा दिल लगा के जो है फिर वो खेलते हैं? नहीं, फर्क पड़ता है जी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जाहिर है वो नहीं बता सकेंगे अगर कोई इश्यूज हों भी, लेकिन देखिए फर्क पड़ जाता है। मेरे ख्याल में कुछ जरूर इस टीम में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका, जैसे हम एतराज करें कि ऐसे प्लेयर्स को आप क्यों लाए हैं, तो शायद उनका भी वो सवाल बनता हो कि जी आपने क्यों ड्रॉप कर दिया अच्छे प्लेयर्स को और इनको ले आए हैं। तो वोट फैक्टर जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर आप देखें जो लड़के ड्रॉप हुए हैं अच्छा परफॉर्म करके भी, टफ टूर्स पे जाके भी, अब आप सोचिए कि उनका फिर क्या क्या कमिटमेंट रह जाती है अगर दोबारा उनको मौका दिया गया, जब भी मौका दिया गया खेलने का। तो इन चीजों का जरूर फर्क पड़ता है। वो बेशक उस पर जिक्र ना करें ओपनली, लेकिन मेरे ख्याल में उनका फर्क पड़ता है टीम पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाबर जो है वो बहुत ही, उसका पता नहीं बैड पैच आया जिस दिन से उसने वो जो दुबई में खेली थी इसने और रिजवान ने जबरदस्त किस्म की इनिंग इंडिया के खिलाफ, उसके बाद कहते हैं कि जो इसने हाथ मिला लिया है विराट कोहली से, इसका वो विराट कोहली का जिंक्स इसके अंदर ट्रांसफर हो गया है। आई मीन दीज आर जस्ट द मीम्स, बट आई एम जस्ट आस्किंग ऑन अ सीरियस नोट कि क्या चल रहा है, क्या मसले चल रहे हैं बाबर आजम के साथ? वो क्यों इतना, एक उसको कहते थे मैन विद अ गोल्डन हैंड, तो वो अब उसके गोल्डन हैंड को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सक रहा है ठीक से? बाबर एक तो है डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म है, वो एक फैक्टर है और हर एक प्लेयर्स के साथ होता है। कोहली का आपने जिक्र किया तो कोहली भी ही वाज आउट ऑफ फॉर्म फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। अभी भी कोई वो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन चल रहा है उनका। तो बाबर का एक तो बैट चल रहा है, बैट पैच चल रहा है। दूसरा ये है कि आई थिंक टीम ने उनको बाकी टीम्स ने बहुत बड़ा रेगुलरली जी बड़ा आपको पता है कि हर टीम के साथ एक दो बंदे ऐसे होते हैं जिनका काम ही सिर्फ एनालाइज करना होता है। वो बाकायदा बाय प्रोफेशन एनालिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और वो इन चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर आप कल का ही मैच देखें जब बाबर ओपनिंग के लिए आए, अगर आप न्यूजीलैंड की फील्ड देखते हैं स्पेशली ऑन साइड पे, तो उन्होंने वो उन एरियाज को एक तो उस लेंथ पे खिला रहे थे जहां बाबर के लिए खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ड्राइव वगैरह करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि शुरू में बाबर आजम को व्हेन ही ड्राइव्स और ही हिट्स अ कपल ऑफ ड्राइव्स, वो ऑटोमेटिकली उसको एक अच्छा लगता है, वो फॉर्म में आ जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है। तो एक तो उन्होंने उनको खेलने का मौका नहीं दिया, फील्ड उन्होंने ऐसे सेट की हुई थी कि 30 यार्ड से बाहर बॉल जा ही नहीं रहा था। तो ये तो फैक्टर्स हैं, आई थिंक उनको लोगों प्लेयर्स ने भी अब देख लिया कि उनको किस तरीके से कंटेन किया जा सकता है अपोजिशन टीम्स ने, तो वो उस किस्म की बॉलिंग भी उनको करा रहे हैं, उसी किस्म की फील्ड भी उनको रख रहे हैं और प्लस उनका बैट फेस भी चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं और इनको अब यहीं पे आके आपकी ग्रेटनेस का पता चलता है। आप अगर इतने अच्छे प्लेयर हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या डिफरेंट करना चाहिए, कुछ रिस्क जरूर लेने चाहिए। वो जिस तरीके से आप पिछले 8-10 सालों से खेलते आए, शायद आप उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़े, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़े, अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़े और यहीं आपको पता चलेगा कि आप फिर किस तरीके से वापस आते हैं, अपने आप को लेकर आते हैं वापस। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको अब क्या लग रहा है कि संडे को जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है? मुझे तो बहुत ही टफ लग रहा है। जो इंडिया की इस वक्त फॉर्म है, जो उसके लड़के इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत टफ मैच रहने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया हराएगी पाकिस्तान को। आप क्या कह रहे हो? ऑन पेपर आप 100% एग्री, बहुत फॉर्म में है और हमारी उसी अनफॉर्चुनेटली हमारा बड़ा एक बैड पैच चल रहा है, लेकिन ऑन अ गिवन डे एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। उसको आप डेफिनेटली वो फैक्टर है ही है। सो इफ पाकिस्तान, आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है, वो कभी कभी हमारे एडवांटेज में, कभी ज्यादा डिसएडवांटेज में जाता है, लेकिन कभी कभार वो फैक्टर हमारे एडवांटेज में भी चला जाता है। तो ये न्यूजीलैंड से कंटिन्यूसली हारना, क्रिटिसिज्म फेल करना, फिर वो डेफिनेटली जब आप इंडिया के साथ खेलते हैं आपकी एक और ही लेवल होता है, यू वांट टू डू वेल, यू वांट टू बीट इंडिया। तो उन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए तो मैं रूल आउट तो नहीं करूंगा चांसेस हमारे, लेकिन
आपकी बात सही है कि टफ जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखें, आज जैसे शमी ने बॉलिंग की है ना, 5 विकेटें ली हैं फॉर 53, जबकि हमारे जो बॉलर्स हैं जिनको के ऊपर हमें बड़ा नाज था, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी है ना, 60 रन देके एक आउट कर रहे हैं। तो ये किस तरह की बॉलिंग है भाई, और ये क्यों कंट्रोल नहीं है, क्यों उसको सुधारा नहीं जा रहा और क्यों उसको ठीक नहीं किया जा रहा? ये लड़के जो थे ये तो हमारे स्टार्स थे, ये शाहीन शाह और नसीम शाह एंड ऑल दोज। तो इनको क्या हो रहा है, क्या हो गया इनको, क्यों नहीं इससे अच्छी बॉलिंग हो रही है? देखिए, थोड़े एक तो शमी ने अगर आज 5 विकेट ली भी हैं तो दुबई के पिचेस रिलेटिवली पाकिस्तान की पिचेस से फिर भी बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, वो सपोर्ट करती हैं। आपने देखा शमी का बॉल काफी सीम हो रहा था, मूव हो रहा था, स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिल रही थी। हमारी वाली स्लो विकेट्स हैं, स्पिनर्स को ज्यादा यहाँ मिलती है, स्पिनर्स का एडवांटेज होता है। फास्ट बॉलिंग आपको जो जिस तरीके से आप नॉर्मली कराते हैं, जिन लेंस पे आप कराते हैं, खासकर स्विंग कराने के लिए, वो लेंस यहाँ नहीं चलेंगी। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आपने देखें, आप शाहीन अफरीदी हो गया, शाहीन तो अफरीदी भी थोड़ा बहुत पेस चेंज कर लेता है, लेकिन अगर आप हारिस रऊफ को देखें तो वो सवाए एक आध स्लो कराने की मैक्सिमम टाइम वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी पेस से विकेटें लें, जो कि इन विकेट्स पे नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो आपको अपनी अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस के ऊपर, और थोड़ा सा इनोवेटिव होकर बॉलिंग कराना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप वो जो एक तरीके से बॉल करा रहे हैं वो नहीं चलेगा यहाँ पे, खासकर पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर। आपको क्या लगता है साकिब के जो कैप्टन का रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है? रिजवान जो है उसका कोई इतना जोर है लड़कों के ऊपर, कोई दबदबा जो होता है कैप्टन का वैसा है वो लड़कों का? लड़के उसकी सुनते होंगे। आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये खिला रहा है लड़कों को? सही खिला रहा है आपके ख्याल में? रिजवान अगर आप देखें, काम कंपोज सा प्लेयर है और बाय नेचर एक अच्छा इंसान है। तो जाहिर है वो जो आपने कहा है, वो कैप्टन का एक दबदबा होता है या थोड़ा सा डर वाला फैक्टर आप कह लें, वो मेरा नहीं ख्याल कि इनका है। अच्छा भी है, वो ज्यादा प्रेशर नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा आपको वो जरूरत होती है उन चीजों की। मैं कल के मैच में भी देख रहा था, जब मिसफील्ड्स हो रही थी, बॉलर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि 2 ओकेजन्स पे रिजवान ने कहा कि नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वो आप इनकरेज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब फील्डर मिस करते हैं तो वो जब कैप्टन उनको पता होता है कि यार वो नाराज होगा या गुस्से वाला है, तो वो फिर उस तरफ देखते ही नहीं है, वो बाउंड्री की दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो भी एक फैक्टर चाहिए। लेकिन रिजवान का इतनी चीजों पे ग्रिप नहीं है, मैं वुड से शायद अभी सीख भी रहा होगा, एक्सपीरियंस उनका काफी है, लेकिन हो सकता है बाकी सीनियर प्लेयर्स हों, उनको उस तरीके से वो नहीं बता सकता हुआ चीजें जैसे वो बताता है। तो है वो ऐसा डोसाइल सा, probably that's also one thing which he is lacking at the moment. जैसे कि इंडिया में भी थे ना, वो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो उनको भी कैप्टन कूल कहा जाता था, लेकिन उसकी ग्रिप काफी थी, लड़के उससे डरते बहुत थे जो उससे वो खेलते हैं। अच्छा, अब जो है ये जो मैच ऑफ ऑल मदर्स जो है वो तो अब संडे को ही है। तो अब आप क्या सजेस्ट कोई करना चाहते हैं? कुछ सजेशंस हैं आपके पास पाकिस्तान टीम के लिए? क्या उनको देख रहे, क्योंकि ये भी एक तरह से उनकी होम ग्राउंड है, क्योंकि दुबई में सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, यानी कि इन रीसेंट पास्ट जो है उसके अंदर, तो ये भी एक होम ग्राउंड की तरह की ग्राउंड है। तो क्या आप कहना चाहते हैं टीम को, क्या देखो, कहाँ पे इंप्रूव करो, किधर आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? देखिए, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है इस टीम के लिए कि ठीक है, वो न्यूजीलैंड से अगर लगातार 3 मैचेस हारे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब ये इनकी कैप्टन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, जो मैनेजमेंट उन पे डिपेंड करना है कि उन पे एक पॉजिटिव फ्रेम में लेके जाएं। क्रिटिसिज्म उन पे काफी हो रहा है, तो वो प्रेशर भी उन पे होगा। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ रखें और फिर चीजें को डिफरेंट करें। अगर आपको पता है कि यार जो कॉम्बिनेशन 11 प्लेयर्स का है, जो बैटिंग ऑर्डर है, जो बॉलिंग का ऑर्डर है, अगर उससे चीजें नहीं चल रही तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। दिस इज अ मेक और ब्रेक गेम फॉर यू। अगर आप 2 मैचेस इस फॉर्मेट में हार जाते हैं तो आपका फिर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये आप इन अ वे अपने लिए एक नॉकआउट गेम लेके चलें, तो अब यू हैव नथिंग टू लूज। अपने
हार गए हैं, लोगों से आपने गालियां भी सुन ली, तनकीद भी सुन ली, तो अब यही एक टाइम है कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ और बैटिंग ऑर्डर को चेंज करें, कुछ बॉलिंग को चेंज करें। अब जाहिर है वो नए प्लेयर्स तो आप इस टाइम पे नहीं ला सकते, जो पहले शुरू से खेलना चाहिए थे वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जो लॉट है इसके साथ ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, कुछ डिफरेंट करें और दलेरी से खेलें, ये बहुत जरूरी है। वो एक शेल में घुस के ना खेलें, ये ना हो कि 15 या 20 ओवर में पता चल जाए कि यार ये मैच तो खत्म है, ये आज कुछ नहीं कर सकते। वो कम से कम फीलिंग नहीं होनी चाहिए जो हमने देखी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी साकिब साहब, कैसे आमिर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान टीम का जो हमेशा यही रहा है कि एक तो अंडरडॉग खेलती रही है, लेकिन यहाँ मसला है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपको मालूम है 8 ही टीम है, एक मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं और अब हमारा मुझे लगता है कि जो सीक्वेंस भी है वो थोड़ी सी ज्यादती हो गई पाकिस्तान के साथ। पहला मैच न्यूजीलैंड, दूसरा मैच जो है वो इंडिया के साथ हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अगर ये बांग्लादेश आगे पीछे बीच में एक आ जाता तो एक आपको अच्छा मोमेंटम बिल्ड होने के लिए मिल जाता। लेकिन जैसा आपने कहा कि पेपर पर तो बहुत सी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं सर वो स्ट्रॉन्ग लगती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अगले दिन सुबह उनको जो है वो बहुत बुरी तरह हरा दिया। तो एज अ पाकिस्तानी मैं भी यही इसको उम्मीद करूँगा, सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान को कि इंशाल्लाह जो संडे को जब ये मैच होगा इंडिया के साथ तो बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा भी। बात हो रही थी, कल भी हमारी बात हो रही थी कैसर सगीर साहब से, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम मिडिल ऑर्डर में मार खा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अभी भी हम ये देखते हैं कि अच्छा मिडिल ऑर्डर जो 5 नंबर पे 6 नंबर पे 4 5 6 नंबर पे खेलने वाला हो, जैसे कि इंज़मामुल हक हो, यूसुफ साहब हो, मोहम्मद एक और मैं देंगे नाम भूल रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो 5-6, ये शोएब मलिक हो, वहाँ आपको नहीं लगता कि हमें कोई ना कोई प्लेयर चाहिए? अभी जैसे आपने कहा कि फखर की जगह इमाम को ले आए, कल भी कैसर भाई यही कह रहे थे कि इमाम को आना चाहिए, अब इमाम आ गया ना, अब इमाम फखर को रिप्लेस करके इमाम आ गए। हाँ। लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में आपको लगता है कि ये इनफ है जो इस वक्त हमारे साथ खेल रहे हैं लोग, वो कॉम्पिटेंट है? नहीं, मिडिल ऑर्डर है जी, लेकिन आपने देखे ना आपके जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, जैसे आप टेस्ट में आप देखें, यही सऊद शकील, सलमान, अली आगा, रिजवान, ये एसेंशियली आपको सपोर्ट देते हैं मिडिल में, ठीक है। अब आपने इनको वनडे में आगे भेजना शुरू कर दिया। अगर आप अब जैसे आपने कहा अभी इमाम आ गए हैं, अगर आपके ओपनर इमाम हो, फखर हो, फिट हो, वो दोनों खेलें, बाबर को जरूर आप 1 डाउन ही खिलाएं। वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको अब ओपन कराने की और जरूरत है। आप अच्छे ओपनर्स, एस्टैब्लिश्ड ओपनर्स आ जाएं, आप इसको खिलाएं एज अ 1 डाउन। आपके पीछे रिजवान है तो दैट ऑटोमेटिक, मैं ख्याल में नहीं आप बोलिए हाँ जी, आवाज आ रही है। ऑटोमेटिकली आपके पास ऑटोमेटिकली ये बंदे नीचे जब आएंगे ना तो आपको मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट देना शुरू कर देंगे। सऊद शकील इज अ गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टेस्ट में उसने वही परफॉर्म किया है, प्रेशर सिचुएशन में आपकी विकेट भी रोक सकता है, आपके रन्स भी निकाल सकता है। ये आ जाएगा, सलमान आ जाएगा, वो मिडिल तक खेले तो फिर आपके ठीक हुआ, लेकिन ये आप इनको आगे नहीं भेज सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है, प्लेयर्स तो हमें चाहिए जरूर, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास और तो नहीं आ सकते तो इन्हीं से आप इस तरीके से लेकर चलें कि ये फिर मिडिल में आके खेलें ना। आपने इनका ऑर्डर ही बिल्कुल गलत किया हुआ है इस वनडेज में। तो प्लान भी हमारे पास कभी कुछ होता है, कभी जिंदगी में प्लान भी होता है हमारे पास? जी बिल्कुल होता है। वो यही होता है कि जानेमाज निकाल के सारे बैठ जाए और फिर ये कि इधर बारिश हो जाए, उधर 20 ओवर में इतने रन बन जाएं, इनका प्लेयर इंजर्ड हो जाए, ये प्लान बी होता है हमेशा से। अच्छा, तो फिर आप दुआ मांग रहे हैं? आपने जानमाज बिछानी है संडे को? फिर जाएंगे जुम्मे जी, नफल पढ़ कर आएंगे टीम के लिए। चलो जी ठीक है, फिर हम भी कल जुमे का दिन है, हम भी अब जो है नमाजें पढ़ेंगे कि किसी ना किसी तरह इंडिया का कोई इंजर हो जाए, शुभमन गिल इंजर हो जाए, निकल जाए, जल्दी आउट हो जाए और बारिश उधर थोड़ी हल्की सी शुरू हो जाए, ओवर्स कम हो जाए और हम जीत जाए। चलो जी, हम यही दुआ मांगते हैं। ठीक है साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम अब नेक्स्ट वीक फिर से आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे। और ओवर टू यू जी आमिर साहब। चलें जी साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जो है आने वाले वक्त में और भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ जी। ये थे हमारे साथ साकिब साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट। और मेरा तो मानना ये है एज एन पाकिस्तानी, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो संडे को जीत जाएगा। आई नो बहुत सारे इंडियंस फैन भी हमारे सुन रहे होंगे, MQM तो पहले नहीं थे, नथिंग अबाउट मनी।